तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के अगले मैच की, जो कि होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई दोनों ही टीमें काफी ज्यादा मजबूत हैं, तो आज का मैच बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी होने वाला है और कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। अब ऐसे मैच में दोनों ही टीमें एक दूसरे के कितने विकेट गिरा पाएंगी, या विकेट गिरेंगे भी या नहीं गिरेंगे, या लास्ट मैच की तरह बांग्लादेशी भी सिर्फ 2 या 3 प्लेयर मैच को खत्म कर देंगे और दिल्ली के भी अपर ऑर्डर है वो मैच को खत्म कर देगा। तो किस तरीके का सूरत हाल आज रह सकता है, यानी कि बॉलर्स आज आपके कायम भी आएंगे या नहीं आएंगे, इन सारे सवालों के जवाब छुपे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको जरा सा भी स्किप करके नहीं देखना है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपके पहुंच जाए। साथ ही साथ अगर आपको फाइनल टीम चाहिए या आपको विनिंग टीम चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना एक भी रुपए के, और वो भी ऐसी टीम जिससे आप हर एक कॉन्टेस्ट में विनिंग कर पाओ। साथ के साथ आपको गारंटी के कॉम्बिनेशन भी चाहिए। तो आपको करना इतना सा है कि वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना और मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा जब मैच के टाइम पर टॉस की रिपोर्ट मिलेगी, पिच की रिपोर्ट मिलेगी, साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर मिलेगा। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको उस टाइम पर बता दूंगा, जिससे कि आप अपनी टीम आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ। अब बात करते हैं आज के मैच की। तो भाई मैच होने वाला है बेसिकली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी टीम है, जैसा कि आपको पता है 7वें नंबर का मैच है, शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर बात करी जाए तो उसमें कोई बदलाव है नहीं, सेम वेन्यू है। लेकिन इसी बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि भाई सेम वेन्यू है। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि आईपीएल के मैच के बीच में गैप होता है। एक आईपीएल का मैच हुआ बेंगलोर में, अगर दोबारा दूसरा मैच होगा तो उसमें काफी ज्यादा गैप होता है। लेकिन यहां पर सेम पिच पर रोज रोज भी मैच हो रहे हैं, यानी कि पिच की हालत धीरे धीरे करके खस्ता होती चली जा रही है, पिच स्लो होती चली जा रही है। तो ऐसे में आखिर क्या होगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ की हम ऑफिशियल, देखिए ऐसा नहीं है कि पिच की रिपेयरमेंट नहीं होती, पिच को रिपेयर भी किया जाता है। लेकिन अगर ऑफिशियल पिच रिपोर्ट की मैं बात करूं तो बैटर्स और पेसर्स के लिए ये फायदा देती है, मतलब अच्छी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते। अभी हाल ही में जो मैच हुए हैं ना, उनसे मैंने ये देखा कि भाई यहां पर पेस और स्पिन दोनों को ना बराबर का सपोर्ट मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप बैटिंग ट्रैक की बात करोगे ना, तो अगर मजबूत टीम है, अगर प्लेयर अच्छे से खेलते हैं तो स्कोर डेफिनेटली अच्छा बनेगा भाई। और वहीं अगर प्लेयर खराब खेलेंगे तो स्कोर अच्छा नहीं बना पाएंगे। अब देखो इस बात का मैं आपको यहां पर सबूत दिखा रहा हूं। लेटेस्ट मैच हम उठा लेते हैं भाई। गुजरात यहां पर पहले बैटिंग करने आई थी, 7 विकेट के गिरने के बाद मात्र 107 रन बना पाई। लेकिन जब आरसीबी यहां पर आई तो उसने सिर्फ 2 विकेट खोकर 110 रन कैसे बना दिए फिर? यानी कि पिच अच्छी है, पिच बैटर्स को सपोर्ट कर रही है। मतलब आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 2 ही बैट्समैन ने मिलकर इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। आगे अगर बात करेंगे यहां पर इसके बाद एक और मैच की, तो यहां पर यूपी ने आके सारे विकेट गवा के मात्र 119 रन का स्कोर किया। लेकिन दिल्ली जब खेलने आई तो उनका मात्र एक ही खिलाड़ी आउट हुआ और उन्होंने 123 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। मतलब 2 प्लेयर ने मिलकर 123 रन बना दिए। तो यार जाहिर सी बात है, बैटिंग ट्रैक है, यहां पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है, सालों से मिलती आ रही है और अभी भी मिलेगी। बट अंतर सिर्फ इतना आ गया कि पहले इस वाली पिच पर सिर्फ और सिर्फ पेसर्स को मदद मिलती थी, लेकिन अब चूंकि पिच स्लो डाउन होती जा रही है तो यहां पर स्पिनर्स को भी बराबर का फायदा मिल रहा है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप अगर इतनी सी बात का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बेहतरीन टीम बना सकते हैं। बात करेंगे अब यहां पर दोनों टीमों की पॉसिबल 11 की। उसकी मैं अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की अगर यहां पर मैं बात करूं तो मंधाना के साथ सोफिया डिवाइन आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। इसके बाद एस मेघना आएंगी, एल एस पेरी है, ऋचा घोष है, वेरहम है, मॉलिनक्स है, श्रियंका पाटिल है, एस बहादुर है। इसके बाद आपकी शोभना आशा है और रेणुका ठाकुर सिंह है। अब इस स्क्वाड में तो कोई खासा चेंजेस नहीं होगा। हाँ, बैटिंग ऑर्डर में 1 या 2 प्लेयर ऊपर से नीचे हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकता ऋचा घोष को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया जाए, बाकी बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा देखिए, कौन कितने ओवर कराएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है वुमेन्स आईपीएल का जब मैच होता है तो किसी भी टाइम पर किसी के भी ओवर काट दिए जाते हैं, किसी की भी पिटाई हो जाती है तो ओवर छीन लिए जाते हैं और किसी दूसरे को दे दिए जाते हैं। फिर भी मैं आपको एक हल्का फुल्का आइडिया देता हूँ। यहाँ पर मॉलिनक्स की बात करूँ या शोभना आशा की बात करूँ, हालांकि शोभना आशा ने एक मैच में बहुत अच्छा किया, दूसरे मैच में इन्होंने बहुत ज़्यादा रन भी दे दिए थे। दोनों ही अपने पूरे 4-4 ओवर पूरे कराएंगे। वेरहम डेफिनेटली 3 ओवर कराएंगे, बल्कि हो सकता है वेरहम आज 4 ओवर भी कराएं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। श्रियंका पाटिल, चूंकि इनकी हालत दोनों मैचों में बहुत ज़्यादा खराब रही है, आपको पता है इन्होंने दबा कर रन दिए हैं, तड़ातड़ इनकी पिटाई हुई है, तो ये हो सकता है कि श्रियंका पाटिल का 1 ओवर आज काट के सोफिया डिवाइन को दे दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है।
बाकी रेणुका ठाकुर सिंह की अगर बात करूं, ऐसा भी हो सकता है कि श्रेयंका पाटिल का ओवर डिवाइन को ना देके रेणुका ठाकुर सिंह को दे दी जाए, इनकी बॉलिंग फिर भी ठीक ठाक है, अच्छी है, ठीक है। तो ये तो हो गया ओवर का डिवाइडेशन। हाँ, ये बात पक्की है कि सोफिया डिवाइन ज़्यादा बॉलिंग नहीं करेंगी, एक ओवर तो खैर मिनिमम करेंगी ही करेंगी, ये भी हो सकता है कि एक की बजाय दो कर दें, लेकिन एक मिनिमम डेफिनेटली करेंगी, बट दो से ज़्यादा नहीं करेंगी, ये मैं आपको बता दूं। और वही एलिस पेरी का, ये भी दो से ज़्यादा ओवर नहीं करेंगी। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्लेइंग 11 और बॉलिंग का डिवाइडेशन। अब बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स से, भाई कौन कौन खेलने वाला है। तो यहाँ पर शेफाली वर्मा के साथ मैग लैनिंग ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। इसके बाद एलिस कैप्सी आएंगी, यहाँ पर जेमिनी रोड्रिग्स हैं, मरजानी कैप्स, साउदरलैंड, ए रेड्डी, मिन्नू मानी, तैना भाटिया, इसके बाद राधा यादव हैं और शिखा पांडे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर भी आपको टीम बनाने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूँ कौन कितने ओवर कराएगा। देखिए यहाँ पर राधा यादव है ना, अपने पूरे ओवर कराएंगी। इसके बाद यहाँ पर शिखा पांडे तकरीबन 3 कराने वाली हैं। अरुंधति रेड्डी अपने 3 से 4 ओवर कराएंगी। कुछ जो ओवर हैं तकरीबन 2 से लेकर 3 ओवर मरजानी कैप कराने वाली हैं। और इसके अलावा और कोई खास बॉलिंग ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। यहाँ साउदरलैंड को भी तकरीबन 2 ओवर तो दिए ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ओवर का डिवाइडेशन होगा, लेकिन वो ऊपर नीचे भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू टीम रिक्वायरमेंट। आगे बात करेंगे आप प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे प्लेयर के पुराने स्टैट्स, उनकी करंट फॉर्म के बारे में, और तब हम डिसाइड करेंगे कि भाई आज के मैच में जब बैटिंग पिच है और दोनों ही टीमों में मजबूत खिलाड़ी हैं, ऐसे में हमें बॉलर सिलेक्शन करना है या नहीं करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले बात करी जाएगी यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से स्मृति मंधाना के बारे में। देखिए स्मृति मंधाना की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडिया के नंबर 1 बैट्समैन में से इनका नाम आता है। काफ़ी ज़्यादा सीनियर है, एक्सपीरियंस है, बड़ी बड़ी ट्रॉफी, बड़ी बड़ी सीरीज़ को जीतती हुई आ रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा मुकाम इनको मिला है। और फिर कैप्टन ऐसे ही नहीं बन गई, प्लेयर बहुत अच्छी है, मैं इनकी तारीफ हमेशा करता हूँ। बस दिक्कत ये कि कभी कभार जब इनकी फॉर्म खराब होती है तब मैं इनको ड्रॉप करता हूँ, लेकिन लास्ट वाले मैच में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फॉर्म इनकी धीरे धीरे लौट के आ चुकी है। तो आज भी मैं आपको यही बोलूँगा कि इतना अच्छा बैटिंग ट्रैक अगर है तो जाहिर सी बात है मंधाना दोबारा से इस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाएंगी। हालांकि हो सकता है इतना बड़ा स्कोर ना करना, 30 से लेकर 35 के बीच में रन तो फिलहाल बना ही देंगी। तो आपको स्मृति मंधाना को टीम में लेके जाना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल गलती से भी ट्राई नहीं करना है। माना कि बैटिंग ट्रैक है, लेकिन फिर भी 30-35 से ऊपर नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों टीमों की बॉलिंग अटैक कमजोर है, बॉलिंग अटैक भी अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा रन की आप उम्मीद इनसे ना करें। वहीं बात करूंगा यहाँ पर सोफिया डिवाइन की। कहने को यार नंबर 1 ऑलराउंडर्स में से इनका नाम आता है, रियली बता रहा हूँ, इंटरनेशनल सीरीज खेलती है तो तबाही मचा देती है, बट पता नहीं क्यों यार दोनों मैचों में लगातार फ्लॉप हो गई, ना ही रन बनाए ना ही विकेट निकाले। हालांकि विकेट नहीं निकालने के पीछे ये वजह भी है कि यार सोफिया डिवाइन को ज़्यादा ओवर ही नहीं मिल रहे हैं। पहले मैच में 1 ओवर मिला था, दूसरे में 2 ओवर मिला था, कुछ इस तरीके से इनको मिला था। अब आज कितने मिलेंगे कुछ नहीं कह सकते। तो मेरा थोड़ा सा ना एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर ये रहता है कि जब मुझे कोई लगता है ना कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है और वो 1, 2 या 3 मैचों में लगातार अगर फ्लॉप हो रहा है ना, तो तीसरे मैच में क्या होना है, या तो ये होगा कि ये बहुत बड़ा स्कोर कर देगा या फिर ये दोबारा फ्लॉप होगा, है ना। जैसे आपने मुनरो देखा, मुनरो पीएसएल में पहले दूसरे मैच में फ्लॉप रहा, लेकिन तीसरे मैच में बड़ा स्कोर कर दिया। उसी तरीके से मैं आपको ये बोलूंगा सोफिया डिवाइन को टीम में तो रख लो, क्योंकि किसी भी टाइम पर बड़ा स्कोर कर सकती है। हो सकता है आपको 1 ओवर में ही 1 विकेट निकाल के दे दे, और साथ ही साथ भाई इतनी अच्छी पिच पर बैटिंग करने आ रही है, 2 मैच में फ्लॉप हो चुकी है, हो सकता है आज के मैच में बड़ा कांड कर दे। तो टीम में लेके जाना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इसको भी आपको ट्राई नहीं करना है। वही बात करूंगा यहाँ पर एस मेघना की। एस मेघना के बारे में तो जिस दिन वर्ल्ड कप का वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला मैच था, मैंने तब भी कहा था कि एक बार को मंधाना फ्लॉप हो जाएंगी, लेकिन मेघना फ्लॉप नहीं होंगी। कंसिस्टेंट बैट्समैन में से इनका नाम आता है। यहाँ पर 53 बनाए, यहाँ पर 36 बनाए। डेफिनेटली आज भी आपको इनको अपनी टीम पे लेके जाना पड़ेगा। देखिए अगर खुदा ना खास्ता मान लीजिए सोफिया डिवाइन जल्दी आउट हो जाती है ना, तो यकीन मानिए फिर मेघना कहर मचा देंगी। और जिस तरीके से पहले मैच में 53 रन का स्कोर किया था ना, आज के मैच में भी आपको हाफ सेंचुरी मारती हुई आराम से दिख सकती हैं। तो मेघना को भी आपको डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई करना ही करना है। वहीं बात करूंगा यहाँ पर एलिस पेरी की। देखिए प्लेयर बहुत अच्छी है, और कई लोगों ने इनको फर्स्ट मैच में कैप्टन भी बनाया था, बट उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और लास्ट वाले मैच में तो इनको बॉलिंग भी नहीं मिली, है ना। तो इनका ऐसे ही रहता है, कभी ओवर कट जाते हैं, कभी कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपको टीम में लेके जाना चाहिए। प्लेयर अच्छी हैं, शानदार हैं, वो अलग बात है, बॉलिंग करें ना करें, अगर करती हैं तो हो सकता है 1 आधा विकेट निकाल के दे दें, तो आपको टीम में लेके जाना चाहिए। वहीं बात करूँगा यहाँ पर ऋचा घोष की। देखिए ऋचा घोष हमेशा इतना बड़ा स्कोर नहीं करती हैं। जैसे आपने 62 रन का स्कोर इनका पहले वाले मैच में देखा, दूसरे वाले मैच में तो खैर बैटिंग ही नहीं आई, क्योंकि किसी की भी बैटिंग नहीं आई थी, आपको पता है किसी की भी बैटिंग नहीं आई थी, टॉप ऑर्डर ने मैच को खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भी ये है, आपने एक चीज़ नोट करी होगी,
लास्ट वाले मैच में भले ही ऋचा घोष की बैटिंग नहीं आई, लेकिन तब भी विकेट कीपिंग के तकरीबन 25 से लेकर 30 पॉइंट इन्होंने दिए थे। तो जिन लोगों ने ऋचा घोष को रखा था वो पॉइंटलेस नहीं रहे, उनको 30-35 पॉइंट तब भी मिले। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऋचा घोष की बैटिंग आने की हालांकि आज उम्मीदें हैं, और तब भी ना आपको कम से कम विकेट कीपिंग से तो 25-30 पॉइंट दे देती है, मतलब ओवरऑल मिला के 50 प्लस का अगर पॉइंट दे रही है तो एक ठीक ठाक विकेट कीपर आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। वहीं बात करूंगा यहाँ पर वेरहम की, बहुत ज़्यादा ओवर पहले नहीं कर रहे थे, बट मुझे आज लगता है कि तकरीबन 3 से लेकर 4 ओवर उनको मिलने चाहिए, और ऐसे में 1 से लेकर 2 विकेट डेफिनेटली निकाल के देंगे। तो बॉलिंग सेक्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है वेरहम, इसको आपको लेके जाना ही जाना है। वहीं बात करूंगा यहाँ पर मॉलिनेक्स की, इनकी तो मैं खैर क्या ही बात करूँ, मतलब बैटिंग से तो आप भूल जाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा नीचे बैटिंग है, तो बैटिंग से मुझे नहीं लगता कि आप आएगी। लास्ट वाले मैच में भी नहीं आई थी, आज वाले मैच में बहुत मुश्किल है। लेकिन विकेट टेकर बॉलर है, मतलब ये वो बॉलर है जिसको आप वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, चाहे भले ही बैटिंग नहीं कर रही है तब भी वाइस कैप्टन का बहुत अच्छा मटीरियल है, वाइस कैप्टन इसको आप बना सकते हो। बाकी कैप्टन किसको बनाना है मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात करूंगा यहाँ पर श्रेयंका पाटिल की, आपने देखा कि दोनों ही मैचों में बुरी तरीके से पिटाई हुई, ओवर कट गए, और आज ये भी हो सकता है कि इनको सिर्फ 2 ही ओवर मिले। तो बिल्कुल भी आपको अपनी टीम में स्मॉल लीग में तो ट्राई करना ही नहीं है। फ्लॉप प्लेयर को मैं हमेशा हटवा देता हूं, मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी सब्सक्राइबर का पैसा खराब हो या पॉइंट खराब हो। तो श्रेयंका पाटिल को अभी फिलहाल ड्रॉप करके जाओ, भले ग्रैंडी के किसी एक आधे कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में लेके जाने की जरूरत नहीं है। सिमरन बहादुर पूरी तरीके से फ्लॉप है, इनको खिलाई क्यों रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बल्कि लास्ट वाले मैच में शायद बॉलिंग भी नहीं दी थी। हाँ, बॉलिंग नहीं दी थी इनको, आप चाहे स्कोर कार्ड उठा के देख लेना, सिमरन बहादुर को बॉलिंग ही नहीं मिली थी, और आज के मैच में मिलने की उम्मीदें नहीं है। अब जो 2 प्लेयर बची, यानी कि शोभना आशा और रेणुका ठाकुर सिंह, दोनों प्लेयर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बस अंतर थोड़ा सा इतना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर पिच थोड़ी सी भी स्लोअर साइड पे गई है ना, तो फिर रेणुका ठाकुर सिंह को डेफिनेटली विकेट मिलेगा, क्योंकि ये मतलब स्पिन अटैक बहुत अच्छा डालती हैं। वहीं अगर बात करूंगा शोभना आशा की, इनको तो खैर हर कंडीशन में विकेट मिलता ही मिलता है, वो बात अलग है कि लास्ट वाले मैच में नहीं मिला, बट फिर भी दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि दोनों बॉलर का बैकअप आपके पास होना चाहिए। हालांकि आज के मैच में विकेट गिरने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि बहुत बहुत मजबूत खिलाड़ी दोनों साइडों से खेल रहे हैं, तो ऐसे में विकेट हालांकि कम ही गिरेंगे, फिर भी आपके पास बॉलिंग बैकअप होना जरूरी, आप चाहो तो दोनों बॉलर्स को अपनी टीम में लेके जा सकते हो। वहीं बात करूंगा पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग की, रेणुका ठाकुर सिंह, मॉलिनेक्स और सोफिया डिवाइन आपको पावर प्ले में बॉलिंग करती हुई दिखेंगी। वहीं श्रेयंका पाटिल तो खैर मुझे आज लगता नहीं कि यार ये बॉलिंग करेंगी भी या नहीं करेंगी, पता नहीं, इनका समझ में नहीं आ रहा कुछ। इसके बाद एलिस पेरी, वेरहम और मॉलिनेक्स डेफिनेटली आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगी, तो तीनों ही प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब बात करी जाएगी दिल्ली कैपिटल्स से। शेफाली वर्मा की अगर बात करूं तो भाई पहले मैच में मैंने इनको ड्रॉप किया, फ्लॉप थी, दूसरे वाले मैच में मैंने इनको ड्रॉप किया लेकिन चल गई, वो अलग बात है। हालांकि थोड़ा सा इनकी पता है कंसिस्टेंसी पे भरोसा नहीं होता है, भले इन्होंने लास्ट वाले मैच में 64 रन का स्कोर किया है, लेकिन आपको बता दूं उसकी एक वजह थी। वजह क्या थी सुन लो। पहली बात तो ये कि सामने वाली टीम बहुत कमजोर थी, सबको पता है, बॉलिंग अटैक भी बहुत ज्यादा कमजोर था, तो पेल दिया इन्होंने, ठीक है। तो आज ऐसा नहीं होगा भाई साहब, आज सामने वाली जो टीम है ना वो इतनी कमजोर नहीं है, वो बेंगलोर है, उसको हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। तो शेफाली वर्मा को टीम में रख लो, लेकिन सीवीसी के लिए कहीं से सोच भी मत लेना, क्योंकि मुझे लगता है 25 से लेकर 35 से ज़्यादा रन शेफाली वर्मा आज के मैच में नहीं देगी, ये पक्की बात है। हाँ, बात करूंगा मैग लैनिंग की, यार ये हिटर है, ये तगड़ी हिटर है, मतलब वर्मा की लैनिंग से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई, कोई कंपैरिजन नहीं है। लैनिंग की बात करूं तो वो बंदी है ना जो अकेले मैच खत्म कर देती है, और लास्ट वाले मैच में आपने देखा भी अकेले मैच खत्म कर दिया बंदी ने। तो लैनिंग इसी टाइप की प्लेयर है, इसको तो आपको डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है। इसको आप चाहो तो वीसी भी बना सकते हो आज के मैच में, क्योंकि बैटिंग ट्रैक है, और बैटिंग ट्रैक की तो ये एकदम मतलब जैसे कहना चाहिए माहिर है, तो आप इसको वीसी भी बना सकते हो। जेमिना रोड्रिग्स इंडिया की मेरी सबसे फेवरेट प्लेयर है, यकीन मानो मुझे इतनी स्मृति मंदाना भी नहीं पसंद है, बस मुझे जेमिना रोड्रिग्स पसंद है। वो क्यों, उसकी वजह है, पता है क्या वजह? यह है कि जेमिना रोड्रिग्स जो है ना वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हैं। लास्ट वाले मैच में आप देख रहे हो 4 रन क्यों बनाए, अरे भैया मैच ही खत्म हो गया था, क्या करती बंदी है ना, तो मैच ही खत्म हो गया था, ओवर ही खेलने को नहीं मिले। हालांकि आज ऐसा नहीं है, क्योंकि शेफाली वर्मा अगर मान लो 25-30 तक जाते जाते विकेट फेंक देंगी तो डेफिनेटली रोड्रिग्स की बैटिंग आएगी और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। मुझे तो ये उम्मीद है कि वर्मा से ज़्यादा रन आपको रोड्रिग्स दे देंगी, रियली मैं आपको बता रहा हूँ। तो रोड्रिग्स मेरी फेवरेट्स में से हैं, और फिर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं, फॉर्म में भी आपको डेफिनेटली लेके जाना चाहिए। वहीं बात करूंगा यहाँ पर एलिस कैप्सी की, पहले वाले मैच में 75 रन के साथ 2 विकेट, दूसरे वाले मैच में बैटिंग ही नहीं आई और बॉलिंग इन्होंने शायद नहीं करी थी। हाँ, एलिस कैप्सी के साथ भी यही दिक्कत है, पता है क्या, इनके भी ना ओवर कट जाते हैं। जैसे सोफिया डिवाइन है ना, तो बस जो रिस्क सोफिया डिवाइन के साथ रहता है वही एलिस कैप्सी के साथ रहता है। बट ठीक है, प्लेयर अच्छी यार, हिटर है यार तगड़ी, तो आप भले ही इस बात की चिंता मत करो कि उसको बॉलिंग कितनी मिलेगी, लेकिन आप बैटिंग बैकअप के रूप में अपनी टीम में लेके जाओ, तगड़ी हिटर है, तो आपको रन बना के दे देगी। मर्दानी कैप की अगर यहाँ पर बात करूँ, लास्ट वाले मैच में 3 विकेट शानदार एकदम, उससे पहले 1 विकेट शानदार। तो मतलब ये है कैप्टनसी की वो मटीरियल जिसको आप आंख बंद करके अपनी टीम में तो रखना ही है। कैप्टन वाइस कैप्टन
कैप्टन के लिए इजीली आप इनको ट्राई कर सकते हो। साउदरलैंड की बात करूँ, देखो साउदरलैंड प्लेयर ये भी बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, तगड़ी ऑलराउंडर्स में से एक है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से प्लेयर मतलब पॉइंट देती है, बट करंट फॉर्म उतनी ज़्यादा बेहतरीन मुझे दिख नहीं रही। दोनों मैचों में मैंने इसको खेलते हुए देखा, इसकी बॉलिंग अटैक भी देखा, इसका बैटिंग स्टाइल भी देखा, मतलब सॉरी दूसरे में तो बैटिंग ही नहीं आई, उस हिसाब का ना ये गेम खेल नहीं रही है। तो मुझे लगता है साउदरलैंड को अगर ड्रॉप भी कर जाओगे ना, हालांकि बहुत बड़ी प्लेयर है, लोग इसको ड्रॉप करेंगे नहीं, बट मुझे लगता है यार फ्लॉप अगर चल रही है ना तो ड्रॉप करने का रिस्क हमें एक आधा टीम में ले लेना चाहिए, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। बाकी ये है कि अगर टीम में लेके जाओ तो कैप्टन वाइस कैप्टन गलती से भी मत बना देना, है ना, ग्रैंडिंग में भली बना देना, स्मॉल लीग में मत बना देना, ठीक है। तो ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात करूंगा यहाँ पर रेड्डी की, भले ही दोनों मैचों में विकेट मिले हैं वो बात अलग है, लेकिन पिटाई भी कोई कम नहीं हुई है, रन भी बहुत ज़्यादा दिए हैं और इसीलिए ओवर भी कट गए थे, ठीक है ना। तो अरुंधति रेड्डी इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलर भी नहीं है, साथ ही साथ डिपेंड ये भी करता है सामने वाली टीम कैसी है। भैया सामने बेंगलोर खड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि रेड्डी को मल्टी विकेट मिलेंगे, एक आधा विकेट मिल गया तो मिल गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, अगर छोड़ने का रिस्क ले रहे हो तो ले भी लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिन्नू वानी को बिल्कुल छोड़ दो, तानिया भाटिया की बैटिंग नहीं आएगी, विकेट कीपर के अलावा और कुछ काम करती नहीं है, मतलब बॉलिंग करती नहीं है, तो बिल्कुल ही छोड़ दो। राधा यादव और शिखा पांडे, इनमें से आप शिखा पांडे को यहाँ पर ड्रॉप मार सकते हो। क्यों मार सकते हो? बहुत ज़्यादा खराब फॉर्म से जूझ रही है, पिटाई भी हो गई है, ओवर भी कट रहा है, और पता नहीं आज 4 ओवर पूरे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे वहाँ पर मैं आपको बताऊँ इशाके को जिस तरीके से ओवर कट रहा है ना, सेम वही पोजीशन इस टाइम पर शिखा पांडे की है, इनके भी बहुत ज़्यादा ओवर कट रहे हैं, तो गारंटी नहीं है कि कितने ओवर कराएंगे, तो मुझे लगता है कि शिखा पांडे को भले ड्रॉप कर दो। राधा यादव को अपनी टीम में लेके जाना, विकेट टेकर, अच्छी बॉलर है, आपको विकेट निकाल के दे सकती है। हालांकि आज के मैच में मैं आपको सच बताऊँ, मुझे लगता है कि बहुत ही कम विकेट ही गिरेंगे, तो बहुत ज़्यादा बॉलिंग बैकअप लेके नहीं जाना है, बट एक आधा बॉलर हमारे पास दोनों टीम से होना चाहिए। तो भाई ये तो हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब देख लेते हैं पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग कौन कौन करेगा। साउदरलैंड है, शिखा पांडे हैं, और इसके बाद मर्दानी कैप है, ये तीनों आपको पावर प्ले बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। इसके बाद डेथ की अगर बात करूं तो यहाँ पर ए साउदरलैंड, शिखा पांडे, एलिस कैप्सी या ए रेड्डी। अब यहाँ पर रिस्क क्या है? शिखा पांडे के ओवर कटने की पूरे संभावना है, पहली बात ये। अरुंधति रेड्डी के भी हो सकता है कि सिर्फ 2 ही ओवर खेलने को इनको मतलब डालने को मिले, लेकिन चूंकि डेथ में बॉलिंग करेंगी तो ये पक्की बात है एक आधा विकेट उठा लेंगी, क्योंकि अगर मान लो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर आउट होता है तो लोअर ऑर्डर के तो बैट्समैन आपको पता है बॉलर ही होते हैं, तो उनको आउट करना भाई, उनको तो फिर कोई भी आउट कर लेता है, तो ए रेड्डी को उस कंडीशन में विकेट मिल सकता है। बाकी जो है साउदरलैंड हो गई और आपकी मर्दानी कैप हो गई, और साथ ही साथ एलिस कैप्सी हो गई, ये 3 प्लेयर ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। तो भाई ये तो हो गया अभी तक का पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, इसके हिसाब से आप अपनी टीम बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी मैं आपको एक कॉमन टीम यहाँ पर दूंगा जिसको कि आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, टीम कॉम्बिनेशन बनाने से पहले एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई जिन लोगों ने कई सारी एप्लीकेशंस ट्राई कर ली हैं और उनकी कहीं भी विनिंग नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्रिकफन एप्लीकेशन, जहां पर मैं तकरीबन 6-7 महीने से खेल रहा हूं। अब यहाँ खेलने में फ़ायदा क्या है? आपने देखा होगा कि जो एप्लीकेशंस का प्रचार बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक भी वहीं पर जाकर खेलता है, और वहाँ पर भी उतनी ही भीड़ और उतना ही कॉम्पिटिशन इकट्ठा हो जाता है जितना ड्रीम 11 पर। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक कम है, यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड यूज़र कम है, यहाँ पर आपको जो अपोनेंट मिलेंगे 1 महीने 2 महीने 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुराने, और ऐसे अपोनेंट को टीम को बीट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप अगर मेरा कोई भी मैच उठाकर देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे कि कोई भी कॉन्टेस्ट आप यहाँ पर देख लो, 2 मेंबर देख लो, 3 मेंबर देख लो, 4 मेंबर देख लो, सब में यहाँ पर अल्ट्रा क्लूसिव। मैं 3 मेंबर वाला एक कॉन्टेस्ट यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। लीडर बोर्ड पे हम जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट्स में डिफरेंस देखेंगे, 781 708 तकरीबन 80 पॉइंट का अंतर है, और यहाँ पे तो तकरीबन उससे भी 100 से भी ज़्यादा पॉइंट का अंतर है। तो इस तरीके के अपोनेंट आपको इस एप्लीकेशन पर मिलते हैं। चलो एक और खोल के दिखा दे रहा हूँ आपको, होगी एक ही कॉन्टेस्ट दिखाया, चलो एक और दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पे 708, यहाँ पे 691, तो यहाँ पर भी तकरीबन 80 पॉइंट का अंतर, और यहां पर उससे भी ज्यादा। तो आपको इतना ज्यादा गैप किसी और एप्लीकेशन पे पॉइंट में नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या है, विनिंग तो होती ही होती है, साथ ही साथ बहुत बड़ी विनिंग से आप यहां पे जीत जाते हो। क्योंकि अगर मान लो आपका कैप्टन नहीं भी चला, अगर मान लो आपको वाइस कैप्टन नहीं भी चला, तो सामने वाले के भी पॉइंट इतने ज्यादा नहीं होते हैं, उसको हरा पाना स्मॉल लीग में बहुत आसान होता है। साथ ही साथ अब तो यहां पर ग्रैंड लीग भी आपको देखने को मिलेगी, जिसका रेट बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन पर ग्रैंड लीग लगती है ना, वो मात्र 29 रुपए की, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है, 5% तकरीबन आपको बोनस मिलता है, तकरीबन 27.5 रुपए की आपको पड़ती है। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए भी है ना, 100-110 रुपए भी है, आराम से आप 3-4 टीमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई 4 टीमों से इस ग्रैंड लीग को आप ज्वाइन करो। अब आप बोलोगे 4 टीमें आपको मिलेंगी कहाँ? तो भैया देखो, टेलीग्राम चैनल पर जाना मेरे, और इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, यही बता देता हूँ। देखो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप मेरे ग्रैंड लीग की 4 टीमें उठा सकते हो। साथ ही साथ ये रहा इस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन का लिंक जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके डिपॉजिट करके खेलना स्टार्ट करो, 2-4 स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट खेलो, तकरीबन 3-4 टीमें ग्रैंड लीग में लगाओ, और दोनों ही टीमें यानी कि स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की दोनों ही टीमें मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, और ऐसी बिंदास टीम देता हूँ कि इस एप्लीकेशन पे तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं, कहीं भी नहीं जीत पा रहे हैं, फटाफट से डाउनलोड करें इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर स्मॉल लीग खेलें, यहाँ पर ग्रैंड लीग खेलें, बढ़िया ज़बरदस्त आप विनिंग यहाँ पर कर सकते हो, अपना लॉस कवर कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर ऋचा घोष और तानिया भाटिया, तो खैर इनके बारे में सोचना ही बेकार है, एक ही मात्र ऑप्शन बचते हैं ऋचा घोष, इन्हीं को आपको लेके जाना। बैटिंग सेक्शन से मंधाना मैंने आपको बोला टीम में रख लो, धीरे धीरे करके फॉर्म अच्छी आ गई है तो, और फिर बैटिंग ट्रैक है तो डेफिनेटली अच्छा कर सकती हैं। लास्ट वाले मैच में भी सेम ट्रैक पर उन्होंने अच्छा किया है। एम लैनिंग को तो किसी हाल में छोड़ना ही नहीं है। अब बात आ जाती है जे रोड्रिग्स, एस मेघना और जे रोड्रिग्स में से आप एक काम करो, मेघना की बैटिंग ऊपर आ रही है, मेघना को आप प्रेफर करो यहाँ पर। ऑलराउंडर सेक्शन की यहाँ पर बात करूँ तो आपको सोफिया डिवाइन, वैसे सोफिया डिवाइन पे थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी प्लेयर को आप ना स्मॉल लीग में छोड़ के जाओगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एलिस पेरी है, मरजानी कैप है, इसके बाद कैप्सी हैं और साउदरलैंड है और मोलिनक्स हैं। अब मोलिनक्स को हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ले लेंगे। अब बॉलिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करें तो फिलहाल यहाँ पर वेयरहम एकमात्र ऐसा ऑप्शन बचती है जिनको हम यहाँ पर ले पाएंगे, क्योंकि बैटिंग सेक्शन से सोचो कि यहाँ पर मुझे जानबूझ के, मतलब मेरा मन नहीं है तब भी मेरे को रोड्रिग्स को ड्रॉप करके जाना पड़ रहा है, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो मेघना के बदले भी रोड्रिग्स को ले सकते हो, लेकिन शेफाली वर्मा को भी मुझे ड्रॉप करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ऑलराउंडर में से किसी को ड्रॉप कर नहीं सकता। और अगर रिस्क लेना है तो फिर एक काम कर सकते हैं, सोफिया डिवाइन को हटा लो फिर, और इनकी जगह शेफाली वर्मा को रख लो, ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। बाकी अगर बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन की बेस्ट चॉइस मरजानी कैप ले लो आप, और वाइस कैप्टन के लिए कैप से बढ़िया रहेंगे, ठीक है। टीम को सेव कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको टीम का प्रीव्यू। हालांकि ये फाइनल टीम नहीं है, इसमें चेंजेस तो करने पड़ेंगे, क्यों पता है क्यों करने पड़ेंगे। बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड के हिसाब से हम यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि भाई मेघना को लेना है या रोड्रिग्स को लेना है ना। इन सब चीज़ों पे एक तो डिपेंड करेगा, एक तो ये बहुत देखना पड़ेगा। साथ ही साथ बॉलिंग सेक्शन से राधा यादव छूट गई यहाँ पर, रेणुका ठाकुर सिंह छूट गई यहाँ पर। अगर इन दोनों को टीम में रखना है तो फिर किस प्लेयर को बाहर करना है, मेघना को बाहर करें है ना, या फिर शेफाली वर्मा को बाहर करें, ये सोचना पड़ेगा कि भाई पिच किस तरीके की है, यहाँ पर रन ज़्यादा बनेंगे, यहाँ पर विकेट ज़्यादा निकलेंगे, उसके हिसाब से। वैसे अब तक की मेरी जो प्रिडिक्शन है वो यही है कि आज के मैच में आपको रन अच्छे खासे बनते दिखेंगे, स्कोर अच्छा बनता दिखेगा, विकेट कम गिरते दिखेंगे। तो उसके लिए एक बॉलर यहाँ पर है हमारे पास, बाकी मरजानी कैप भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करेंगे, एरिस कैप से भी कर लेंगे, साउदरलैंड भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि बॉलिंग बैकअप बिल्कुल भी नहीं है, ऑलरेडी जो ऑलराउंडर हमारे पास हैं ये भी बॉलिंग करेंगे ही करेंगे। तो इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं कि हमने कोई भी बॉलर नहीं रखा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, बैटिंग ऑर्डर से थोड़ी जो कंफ्यूजन है वो मैं आपको टॉस के टाइम पे, लानक पे टाइम पे बता दूंगा कि रोड्रिग्स का क्या करना है, शेफाली वर्मा क्या करना है, टीम में कैसे इनको इंट्रोड्यूस कराना है, सारी चीज़ें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम के साथ भी जुड़ गए होंगे, और अगर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए और इंतजार करिए नेक्स्ट मैच की प्रेडिक्शन वीडियो की। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।